अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। CCNA 200-301 की सीरीज़ के नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है ये IPv4 के हेडर फॉर्मेट के ऊपर है। पिछली हमारी दो वीडियोस के अंदर और दो लेक्चर्स में आपने TCP और UDP का हेडर फॉर्मेट देखा था और आपने देखा था कि ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल पे किस तरीके से अपर लेयर के एप्लीकेशन लेयर के डाटा को सेगमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से सेगमेंट को ट्रांसपोर्ट लेयर से लेकर इंटरनेट की या नेटवर्क की लेयर IPv4 या V6 का हेडर लगा के उसको कन्वर्ट करती है किसके अंदर, पैकेट के अंदर। बहरहाल हमारा जो आज का टॉपिक है वो IPv6 का हेडर नहीं है। IPv6 के ऊपर इंशाल्लाह ताला आगे चलकर मैं इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा बहुत डिटेल के अंदर। फिलहाल हम पहले IPv4 को समझ लें तो IPv6 के अंदर जो चेंजेस आई होंगी उनको समझना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहरहाल तो हम स्टार्ट करते हैं। एक बात तो याद रखिए कि जो ऊपर की लेयर से आपको मिलता है, जब आप नेटवर्क की लेयर पर या इंटरनेट की लेयर पर मौजूद होते हैं तो ऊपर की लेयर से आपको क्या चीज मिलती है, ऊपर की लेयर से आपको मिलता है सेगमेंट। और आप उस सेगमेंट के ऊपर क्या करते हैं, IPv4 का, फिलहाल IPv4 की बात कर रहे हैं, V6 भी लगा सकते हैं, उसका हेडर लगा के उसको IP का पैकेट कहने लग जाते हैं। फाइनली फिर वो नीचे भी उतरता है और नीचे जाने के बाद वो मैक में कन्वर्ट होता है, उसका हेडर और ट्रेलर वहां लगता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको मैक का फ्रेम भी डिटेल में पढ़ाएंगे। बहरहाल फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। यहां से पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो मैंने ये IPv4 का हेडर फॉर्मेट बनाया है इसके अंदर ये रॉस की सूरत में है, 1 रॉ, 2 रॉ, 3 रॉ, 4 रॉ, 5 रॉ और फिर ऑप्शन की फील्ड है। ये जो 1 रॉ है TCP और UDP के हेडर की तरह ये रॉ भी 32 बिट्स यानी 4 बाइट की है। ठीक हो गई ये बात। और जिस तरह से TCP के हेडर में 5 रॉस तो मिनिमम फिक्स्ड थी, यहां पर भी 5 रॉस फिक्स्ड ही हैं, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद जो है वो आपके पास ऑप्शन की फील्ड है। ये ऑप्शन की फील्ड 0 रॉस से लेकर 10 रॉस तक जा सकती है, बिल्कुल जैसे TCP के हेडर में आपने पढ़ा है। तो 0 से लेकर 10 रॉस तक, या बाइट की जबान में कितना बनेगी, 0 से लेकर 10 इन टर्म्स ऑफ रॉस, और बाइट्स की जबान में क्योंकि एक बाइट जो है वो कितने, एक रॉ जो है वो कितने बाइट की है, 4 बाइट की है। 32 बिट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एक रॉ में 4 बाइट हमारे पास है। तो 0 से लेकर ये जाएगी आपकी 40 बाइट्स के ऊपर। तो बाइट्स की जबान में ऑप्शन की फील्ड 0 से लेकर 40 बाइट्स तक की हो सकती है, और रॉस की जबान में जो ऑप्शन की फील्ड है वो 0 से लेकर 10 रॉस तक आपके पास हो सकते हैं। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। सबसे पहले हमारे पास जो फील्ड है वो कौन सी फील्ड है, वो वर्जन की फील्ड है। ये वर्जन की फील्ड क्या बताती है, ये 4 बिट की फील्ड है और इस फील्ड में फिल वक्त जो है हमारे पास दो ही तरह की वैल्यूज चल रही हैं, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट की लेयर पर अब दो ही प्रोटोकॉल चल रहे हैं फिल वक्त, एक IPv4 और IPv6। एक जमाने में IPX और एप्पल टॉक भी होते थे पर बहरहाल अब नहीं है। तो ये जो 4 बिट की फील्ड है, अगर IPv4 आपने चलाना है, आपको पता है 4 बिट की फील्ड का मतलब क्या होता है, 8 4 2 और 1। तो अब 8 4 2 और 1 है, तो IPv4 के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 1 0 0। ठीक हो गई ये बात। तो V4 का पैकेट होगा तो यहाँ 0 1 0 0 लिखा होगा। हाँ, V6 का पैकेट होगा तो 0 1 0 1 1 0 आपका क्या होगा, ये वर्जन की फील्ड की वैल्यू होगी। तो उम्मीद है ये तो आपको समझ में आ गया। अगले पर आ जाते हैं। अगला है IHL। IHL कहलाता है हेडर लेंथ, IP पैकेट की हेडर की लेंथ। हेडर की लेंथ बताने की जरूरत क्यों पेश आई, अभी आपने देखा हेडर आपका 5 रॉस का हो सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम वो ऑप्शन की 10 रॉस मिला के 15 रॉस तक जा सकता है। तो हेडर की जो लेंथ है, जो यहां पर आपके पास 4 बिट की है, मैंने आपको TCP में भी पढ़ाई थी ये बात कि जो 4 बिट है ना, जब आप इनको कन्वर्ट करेंगे, यानी मिसाल के तौर से मैंने आपसे बोला कि भाई हेडर लेंथ जो है वो है इस वक्त फर्ज करें 0 1 0 1, ये लिखा हुआ है फर्ज करें हेडर की लेंथ में 0 1 0 1। अब इस 0 1 0 1 का क्या मतलब है, 8 4 2 और 1, तो 4 ऑन है और 1 ऑन है, तो ये टोटल वैल्यू में कितना बना, 5। अगर IHL की वैल्यू 0 1 0 1 बाइनरी या फिर 5 लिखी हुई है, इसका मतलब है 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ 4 रॉ 5 रॉ, 5 रॉस का हेडर है। यानी ये जो ऑप्शन वाली फील्ड है ये आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती। यही बातें मैं आपको TCP के हेडर में भी यही बातें बताई हैं। अब मैक्सिमम ये कहां तक जा सकती है, 0 1 0 1 को मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, चारों के चारों 1 कर देंगे। जब आप चारों के चारों 1 कर देंगे तो फिर आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, वो 15 बन जाएगी। ये भी 1 कर दिया, ये
ए बी वन कर दिया, ए बी वन कर दिया, ए बी वन कर दिया, तो 15 रॉज हो जाएंगी। और 15 रॉज का मतलब कि 5 तो मिनिमम होती ही होती हैं, उनके बगैर तो काम ही नहीं चल सकता। 10 आपकी ऑप्शनल फील्ड में से आपको और रॉज मिल जाएंगी। तो मेरा ये इसकी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला चलते हैं डीएससीपी। डीएससीपी को बहुत सारे लोग जो है वो टीओएस भी कहते हैं, टाइप ऑफ सर्विस भी कहते हैं। और डीएससीपी असल में डिफरेंशिएटेड सर्विसेज कोड पॉइंट। अब डिफरेंशिएटेड सर्विसेज या टाइप ऑफ सर्विस से क्या मुराद है? देखिए, हर सर्विस जो है वो एक तरह की आपसे डिमांड नहीं करती। मिसाल के तौर से मैं आपको एक ईमेल सेंड कर रहा हूं तो उसमें डिले हो सकता है, डिले आ जाए। टेक्स्ट का डाटा भेज रहा हूं तो टेक्स्ट के डाटा में डिले आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डाटा की इंटेग्रिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर मैं लाइव कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो मेरे पैकेट्स अगर ड्रॉप हो भी जा रहे हैं तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। वहां पर लाइव कम्युनिकेशन के अंदर टाइम मैटर करता है, डाटा की इंटेग्रिटी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। लेकिन टेक्स्ट का डाटा जब आप किसी को भेजते हैं तो उसमें जो है वो डाटा की इंटेग्रिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, उसमें टाइम इतना मैटर नहीं करता। टाइम अगर लग भी रहा है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो डिफरेंशिएटेड सर्विसेज आपको यही बताती है कि मुख्तलिफ सर्विसेज को मुख्तलिफ तरह ट्रीट किया करो। मुख्तलिफ सर्विसेज, जाहिर बात है आपके वालिद साहब हैं तो आप अपने वालिद साहब के लिए डिफरेंशिएटेड सर्विसेज रखेंगे ना, और आपका दोस्त है तो उसके लिए कुछ और डिफरेंशिएटेड सर्विसेज होंगी। तो दोनों को ये तो नहीं करेंगे कि आप दोनों के साथ ही अबे दबे करके बात कर रहे हैं, या जर्नली जो है आप अपने वालिद साहब और दोस्त के साथ दोनों के साथ जो है वो बड़े आप जनाब करके बात कर रहे हैं। खैर, करनी चाहिए वैसे, लेकिन आपको भी पता है कि देयर आर डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। खैर, अगली चीज जो मेरे पास है वो है ईसीएन। अच्छा, ईसीएन की फील्ड के बारे में पहले तो मैं ये बता दूं कि ये फील्ड उस वक्त अमल में आएगी जब सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों जो है ना, सेंडर और रिसीवर, वो इसके ऊपर मुत्तफिक हों कि हमें इसको यूज करना है। अगर सोर्स बोलती है नहीं मुझे नहीं इस्तेमाल करना, और डेस्टिनेशन बोली कि मुझे इस्तेमाल करना है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। दोनों अगर इस बात पर एग्री हो जाएं कि हम ईसीएन को इस्तेमाल करेंगे। ईसीएन होता है एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन क्या होता है? आप अपने घर पहुंचे और आपने घर पे आकर अम्मा को बताया कि अम्मा वो रोड जो है ना, वो वाला जो रास्ता भी मैं अपनाता हुआ आया हूं ना, उस रोड के ऊपर बहुत ज्यादा रश है। तो आपने अम्मा को एक एक्सप्लिसिटली कंजेशन नोटिफिकेशन दे दिया। इसका क्या मतलब है? अगर अम्मा ने अब उस रास्ते के ऊपर जाना भी होगा ना, तो अम्मा उस रास्ते को नहीं अपनाएंगी, कोई और रास्ता ढूंढेंगी। तो एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन ये फायदा देता है कि वो आपके जो कह लीजिए कि नोट सेंडिंग और रिसीविंग होते हैं उनको बता देते हैं कि ये वाले रास्ते जो हैं इसके ऊपर इस वक्त डाटा का बहुत ज्यादा लोड है। लेकिन वही बात मैंने आपको बता दी कि अम्मा सुनना चाहेंगी तो तुम उनको बताओगे, वरना इसका कोई फायदा नहीं है। यानी सोर्स और डेस्टिनेशन, सेंडर और रिसीवर दोनों इस पर मुत्तफिक होने चाहिए कि हमको ईसीएन को इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ में आपके पास सब कुछ शामिल है। टोटल लेंथ में सब कुछ से मुराद हेडर प्लस डाटा। डाटा मैंने यहां पर बनाया नहीं है, डाटा हो सकता है, हेडर और डाटा टोटल इसके अंदर शामिल होता है। ये आपकी टोटल लेंथ होती है। इससे पता चल जाता है डाटा कितना लंबा है, ठीक है ना, माइनस करके आप निकाल सकते हैं। अगली ये जो पूरी रॉ है ना, ये वाली पूरी रॉ आपको IPv6 में नहीं मिलेगी। ये पूरी रॉ नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह कि इस रॉ का ताल्लुक है फ्रेगमेंटेशन से। अभी फ्रेगमेंटेशन क्या होती है मैं आपको डिटेल में बताता हूं, पर मैं इतना बता दूं, ये वो रॉ है, सेकंड वाली रॉ, जिस रॉ की वजह से दुनिया में बहुत सारे अटैक जनरेट हुए। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों को डॉस और डीडॉस अटैक्स यानी साइबर अटैक्स के ऊपर जो एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाकर आपके साथ शेयर करूं, ठीक है ना। मेरे पास उससे रिलेटेड काफी डाटा मौजूद है, तो आपको पता चलेगा कि ये जो आप हेडर पढ़ रहे हैं ना, दुनिया कितनी ज्यादा कह लें कि शातिर है, विकेड है, कि वो इसमें से मुख्तलिफ पॉइंट्स निकाल के लोगों ने क्या किए, इसके ऊपर जो है वो अटैक बनाए हैं। तो बस क्या करें, मतलब इतना ज्यादा दुनिया में जो है ना वो लोग क्या है कि किसी अच्छी चीज में से भी ऐसी चीजें निकाल लेते हैं जिसके जरिए से जो है वो नुकसान पहुंचाया जा सके। तो ये पूरी फील्ड नहीं है अब IPv6 में, क्योंकि इसकी बुनियाद पर इतने अटैक जनरेट हुए हैं कि कानों को हाथ लगा ली लोगों ने। बहरहाल, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि फ्रेगमेंटेशन होती क्या है। ये रॉ को तो भी पढ़ाता हूं मैं आपको। फ्रेगमेंटेशन ये होती है कि फर्ज करो मैं डाटा मैंने जनरेट किया और मैंने डाटा 2000 बाइट का जनरेट कर दिया। 2000 बाइट का डाटा मेरे राउटर के पास पहुंच गया, फर्ज कर लें। अब राउटर ने वो 2000 बाइट का डाटा जब अगले राउटर को देना चाहा ना, आपके राउटर को देना चाहता, आपके राउटर ने बोला या मेरे राउटर ने ये देखा कि मेरे राउटर और आपके राउटर के दरमियान में जो बैंडविड्थ है उसका MTU कहते हैं मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट को। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट 1500 बाइट है, फर्ज कर लें। तो 1500 बाइट के ऊपर 2000 बाइट का जो डाटा फरहान साहब ने बनाकर भेजा है अपने राउटर को, वो मेरा राउटर आपके राउटर को सेंड ही नहीं कर सकता। वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो बोलेगा भाई इसके टुकड़े कर दो।
ये जो टुकड़े करने का अमल है किस बुनियाद पर, इस बुनियाद पर कि आगे सेंड नहीं हो पा रहा क्योंकि आगे का जो एमटीयू है वो ओरिजिनल डाटा के मुकाबले में छोटा है, इस टुकड़े करने के अमल को क्या कहा जाता है, फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। और ये वाली रो पूरी इसी फ्रेगमेंटेशन के ऊपर है। IPv6 में क्या होता है, IPv6 में ये होता है कि फ्रेगमेंटेशन वो करने ही नहीं देता। अगर आपने MTU से बड़ा पैकेट बनाकर भेजा अपने राउटर को और राउटर ने आगे देखा कि MTU आगे का इस काबिल नहीं है कि इसका ये 2000 बाइट का डाटा मैं 1500 के लिंक के ऊपर भेज ही नहीं सकता, तो वो आपको लौटा देगा, ICMP का एरर मैसेज देगा, बोलेगा भाई औकात में आ जाओ और छोटा बनाओ, मैं नहीं तोड़ूंगा। लेकिन IPv4 में क्या होता था, जो गेटवे राउटर होता था आपका वो उसको तोड़कर क्या करता था, उसके छोटे पैकेट बना लिया करता था। तो आइडेंटिफिकेशन ये बताती है कि अगर फ्रेगमेंटेशन हुई है तो जो टुकड़े हैं वो किस असल IP डाटाग्राम से ताल्लुक रखते थे, ये आइडेंटिफिकेशन ये बताती है। अगली चीज जो है मेरे पास वो फ्लैग है। फ्लैग के आप देख रहे हैं 3 बिट्स हैं, इसमें से पहली बिट तो रिजर्व्ड है 0 के ऊपर। 2 बिट्स जो और फ्लैग के अंदर मौजूद हैं, ये 2 बिट्स, एक है DF और एक है MF। अब ये DF और MF क्या है, DF कहलाती है डोंट फ्रेगमेंट और MF कहलाती है मोर फ्रेगमेंट। देखिए जो सेंडर होता है वो अपने राउटर को या आगे जो भी डिवाइसेस मौजूद हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन जारी कर सकता है कि बेशक मैंने 2000 बाइट का पैकेट बनाकर दिया, लेकिन तुमने अगर आगे MTU 1500 बाइट का या और छोटा देखा तो तुम मेरे इस पैकेट के टुकड़े फ्रेगमेंट नहीं कर सकते। अगर DF की बिट 1 होगी तो आपने अलग से, मैं फरहान साहब ये बोल दूंगा अपने राउटर को कि भाई साहब DF 1 कर दिया मैंने, टुकड़े नहीं करना, रिटर्न मैसेज दे देना कि भाई ये जा नहीं सका। तो ये DF का ये फायदा होता है। तो DF की वैल्यू वैसे आमतौर से 0 होती है, इसलिए आपके राउटर्स के पास ये एबिलिटी होती है कि उसको तोड़ देते हैं। MF क्या होता है, MF ये होता है, ये मोर फ्रेगमेंट होता है। मोर फ्रेगमेंट ये बताता है, चलिए एक एग्जांपल से मोर फ्रेगमेंट को समझाता हूं। फर्ज करें मैंने बड़ा डाटा बनाकर भेज दिया और मेरे डाटा के मेरे राउटर ने 3 टुकड़े कर दिए, तो जो 3 टुकड़े होंगे ना उसमें से जो पहला टुकड़ा होगा उसके अंदर MF1 होगा, यानी मोर फ्रेगमेंट, अभी और आने हैं फ्रेगमेंट। दूसरा जो फ्रेगमेंट होगा उसके अंदर भी MF क्या हुआ होगा, 1 हुआ होगा, क्योंकि अभी और एक और आना है फ्रेगमेंट। तीसरा जो फ्रेगमेंट आखिरी फ्रेगमेंट है उसमें MF की वैल्यू क्या हुई भी होगी, 0 हुई भी होगी, जो किस बात को बताएगी कि अब मजीद और फ्रेगमेंट नहीं आने वाला। तो MF की बिट अगर 1 हो तो आपका जो रिसीवर होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि अभी और फ्रेगमेंट आना है। MF की बिट अगर 0 होती है तो वो समझ आता है और फ्रेगमेंट नहीं आने वाला। अब आ जाए फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट पे। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट क्या बताती है, देखिए फर्ज करें मैंने 3000 बाइट का डाटा बनाया और रिसीवर पे सेंड कर दिया, तो 3000 बाइट के डाटा फर्ज करें आगे का जो MTU था ना वो फर्ज करो 1000 बाइट का था, तो 3000 बाइट का डाटा क्या 1000 बाइट के लिंक पर जा सकता है? और वैसी बात है नहीं जा सकता ना भाई। तो तुम कितने टुकड़े करोगे इसको, 3 टुकड़े कर दोगे। तो जो पहला टुकड़ा होगा उसमें कहां से लेकर कहां तक चलेगा मामला, 0 से लेकर 9999, सॉरी 0 से लेकर 999, यानी जो पहला फ्रेगमेंट बनाएंगे उसका क्या चलेगा मामला, 0 से लेकर 999। उसके बाद वाला जो होगा वो 1000 से लेकर कहां तक होगा, 1999, और फिर 2000 से लेकर कहां तक होगा, 2999। ये टोटल 3000 बाइटें बन गई। तो जो पहला वाला फ्रेगमेंट बनेगा ना उसमें फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या डाला जाएगा, 0 स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाता है। दूसरा वाला जो फ्रेगमेंट बनेगा उसमें 1000 डल जाएगा और तीसरे वाले में जो आपका फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट होगा वो 2000 डल जाएगा। तो उम्मीद है IPv4 के फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट की ये फील्ड आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं TTL एक तो ट्रांजिस्टर लॉजिक भी होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, पर यहां पर ये टाइम टू लिव है। टाइम टू लिव क्या बताता है, कब तक तुम जिंदा रहोगे। असल में ये आवारागर्दी को खत्म करने के लिए रखा गया है। आवारागर्दी से क्या मुराद है, कुछ ऐसे पैकेट्स होते हैं जो नेटवर्क में घूमते रहते हैं, डेस्टिनेशन मिलती नहीं है, सारी जिंदगी घूमे जा रहे हैं, एक राउटर से दूसरा राउटर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से दूसरा, दूसरे से तीसरे। ऐसे जो रोग या कह लें आवारागर्द किस्म के पैकेट होते हैं ये नेटवर्क की बैंडविड्थ को पीते रहते हैं खाली। तो इस मसले का हल करने के लिए हमने TTL की फील्ड डिजाइन करी है। TTL की फील्ड ये करती है कि जब किसी भी राउटर के पास कोई पैकेट आता है तो वो राउटर उस पैकेट का TTL 1 कम कर देता है। इससे क्या फायदा होता है, फिर दूसरे राउटर के पास आता है वो 1 कम कर देता है, फिर तीसरे के पास आता है वो 1 कम कर देता है, तो होते होते TTL की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आप इनडेफिनेट टाइम के लिए नेटवर्क में घूम नहीं सकते, क्योंकि हर राउटर के पास, जब किसी राउटर के पास TTL की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 पहुंचेगी, तो उसने उसको डिक्रीज करके 0 कर देना है, फिर वो उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। अगर डेस्टिनेशन नहीं मिली वो उसको वहीं पर डिस्कार्ड कर देगा, बोलेगा तुम अपने घर जा ही नहीं सकते, तुम्हारा जो डेस्टिनेशन है वो पता नहीं कहां है, अल्लाह जाने। ठीक है, तो TTL की फील्ड समझ में आ गई। अगला आ जाते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल की फील्ड क्या करती है, अपने नाम से जाहिर है, अपर लेयर से जो आपको क्या नाम है, अपर लेयर के ऊपर जो IP का
सेगमेंट था जो टीसीपी या यूडीपी का सेगमेंट था, उन अपर लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं, ये प्रोटोकॉल की फील्ड उसको आइडेंटिफाई करती है। यहाँ पर वो प्रोटोकॉल का आप नंबर यानी पोर्ट नंबर डाल देते हैं। अगला है हेडर चेकसम, बिल्कुल भी नहीं बताने वाला मैं, ये मैंने आपको टीसीपी यूडीपी दोनों के अंदर बताया। बहरहाल चलें, कोई अगर यही वीडियो डायरेक्ट देख रहा है तो उसके लिए बता देना है। चेकसम बेसिकली ये बताता है, और देखो ये चेकसम सिर्फ हेडर का है, डाटा नहीं है इसमें शामिल। चेकसम की कैलकुलेशन ये है कि चेकसम बेसिकली एरर को चेक करने का तरीका है। जब आपके पास एक क्या लें सेंडर है, सेंडर अपना आईपी का पैकेट जनरेट करता है ना, तो सेंडर अपने आईपी के पैकेट की जो हेडर की फील्ड होती है, अब फर्ज करो हेडर की फील्ड 5 रोज की है, तो वो इन पूरी 5 रोज के ऊपर चेकसम की वैल्यू कैलकुलेट करेगा और कैलकुलेट करने के बाद यहां पर प्लेस कर देगा। अब जब ये पैकेट आपके घर से निकला और आपके राउटर के पास पहुंचा ना, तो आपका राउटर क्या करेगा, फिर अपना हेडर चेकसम कैलकुलेट करेगा। अगर आपका भेजा हुआ चेकसम और उसका कैलकुलेट किया हुआ चेकसम दोनों मैच कर गए तो इस पैकेट को एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। टीसीपी यूडीपी का जब आप हेडर फॉर्मेट पढ़ रहे थे उसके अंदर भी चेकसम मौजूद था, ठीक है ना, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट की लेयर का काम है, ये आईपी की लेयर का काम है। तो चेकसम एरर को चेक करने का तरीका होता है। अगला ये दो, इसके ऊपर तो पूरे आपको 7 लेक्चर्स अपलोड किए हैं IPv4 सबनेटिंग और आईपी एड्रेसिंग के ऊपर। सोर्स आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है, ये हम सब जानते हैं। 4 ऑक्टेट्स होते हैं, 192 एक 8 हो गया 8 बिट वाला, 168 एक 8 बिट वाला, 192 फर्ज करें 192.168.20.1 है, तो 4 ऑक्टेट हो गए ना। DDN फॉर्मेट, ये सब आपको मैंने IPv4 सबनेटिंग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 अपलोडेड है, उनको आप देखिए जरूर, ठीक है ना। तो ये 32 बिट का आईपी एड्रेस यहाँ पर पुट कर दिया जाता है। ये डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है, ये भी 32 बिट का है। और आगे आपके पास ऑप्शन की फील्ड है, जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि ऑप्शन की जो फील्ड है आपकी वो मिनिमम 0 रॉस की है और मैक्सिमम वो 10 रॉस की है, या मिनिमम वो 0 बाइट की है और मैक्सिमम वो 40 बाइट की है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर हमारा आज का पसंद आया होगा, अपने फीडबैक से जरूर आगाह करिएगा। और हम अगले वीडियो के अंदर आपको ये बताएंगे कि मैक का फ्रेम फॉर्मेट किस तरह होता है और उसमें जो बिट्स होती हैं उनका क्या बेसिक काम होता है। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ इसको शेयर भी करिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।